नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं अभी हुए चुनावों और उपचुनावों के जो परिणाम आए हैं उनके उनकी प्रतिक्रियाओं के बारे में, और उनसे आगे क्या किस प्रकार की राजनीति बनने वाली है उसके बारे में। हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी, और बाबा रामदास जी इस समय लखनऊ में हैं, उत्तर प्रदेश में। तो बिल्कुल ग्राउंड से ही आपसे बात कर रहे हैं हम। तो आपका स्वागत है बाबा रामदास जी जयपुर डायलॉग्स पर। तो साहब, उत्तर धन्यवाद। प्रदेश में भारी सेटबैक हुआ है हमारे अकललेस जी को। तो उनके समर्थकों की क्या प्रतिक्रिया चल रही है? और फिर इसके बाद जो उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि 27 के सत्ताधीश हैं अकललेस जी, तो उसका क्या होगा? सर, ये वाकई अखिलेश जी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और मैं आपको बताऊं कि कुंदरकी तो खैर एक वो एक्सेप्शन मान लीजिए उसको। हम्म। वहां तो जैसे कि मैंने आपको, मुझे याद है जब मैंने शायद 19 तारीख को मैंने आपको फोन करके बताया था ना कि कुंदरकी से बड़ा अजीब सा एक हाँ, ट्रेंड, मेरी आपकी फोन पे बात हुई थी। जी हाँ, जी हाँ। तो इट वॉज ऑल रिटन ऑन द वॉल। कुंदरकी में तो खैर बच्चा बच्चा मुसलमान ये कह रहा था कि हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं। मैंने तो अपने चैनल पे वो वीडियो सारी शेयर की हैं जो मेरी बातचीत हो रही थी। और उसी इवन आपके चैनल पे भी नीचे लोग जो है कमेंट्स सारे, और मैंने कई चैनल्स पे ये बात की, तो नोबडी वाज रेडी टू बिलीव कि वाकई मुसलमान वोट दे सकता है। खैर सब वो तो हो गया। इसके अलावा सर जो करहल का एक बात और रिजल्ट, भी मैंने कुंदरकी में अभी मैं देख रहा था, कुछ लोगों ने कमेंट्स किए, और जो परिणाम वगैरह जो मैंने ट्वीट डाले थे उसमें, कि साहब के कुंदरकी में हाजी रिजवान ने कोई बात ये भी कह दी थी कि यहाँ तो कोई समाजवादी का कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा तो उसको मुसलमान वोट देगा। तो इसका भी बताते हैं कि काफी रिएक्शन हुआ। ये अच्छा, ये हमको कुत्ता समझता है। उन्होंने कहा था कि अगर कुत्ते के गले में, किसी कुत्ते के गले में भी अगर पट्टा डाल देगा, हम्म। पट्टा डाल देगी समाजवादी पार्टी, तो उसको भी वोट दे देगा। वो गले में पट्टा पहनाने वाली बात कही थी, एग्जैक्टली जो वर्ड्स थे। हालांकि बाद में हाजिर रिजवान ने इसका खंडन किया कि नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ये वो। पर सर जो मान लीजिए, पर सर मुझे नहीं लगता कि मात्र एक ऐसे किसी एक डायलॉग से चुनाव पलट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये तो सर बात सही है। वो तो सर मुझे लग रहा है कि बाकायदा वहां के मौलानाओं ने बैठ के बाकायदा मीटिंग वीटिंग करके डिसीजन लिया गया होगा, और उसके बाद व्हाट्सएप के थ्रू या अन्य, क्योंकि मुझे वहां के लोकल कार्यकर्ताओं ने बताया जी ये 15 दिन पहले ही डिसाइड हो गया था। और उसी हिसाब से रामवीर सिंह जी जो है वो प्रचार कर रहे थे। और सर बड़ा व्यापक था इसका। अच्छा, कल आपने अगर ध्यान दिया हो, मैंने तो कुंदरकी की सारी 32 राउंड की सर काउंटिंग हुई है। हर राउंड में औसतन 300 से 400 वोट मिलता था हाजी रिजवान को, और लगभग 6000 वोट बढ़ता था ठाकुर रामवीर का। हर क्या नाम राउंड में काउंटिंग में ऐसे बढ़ा है। आपको याद होगा, मैंने तो यहां भी कहा, ये भी कहा था कि हो सकता है हाजी रिजवान की जमानत जब्त हो जाए। तो 16% वोट चाहिए होता है ना, जमानत बचेगी, जब्त हो गई। चेक करना पड़ेगा। 16.66 चाहिए होता है। तो आई थिंक 32,000 वोट मिला है उनको। मैं अभी चेक कर लेता हूँ उसको भी। नहीं नहीं बची जी। होगी शायद, मेरा अंदाजा है बची नहीं होगी जमानत। हाँ, ऐसे में तो बचना मुश्किल ही है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात सर की, जो समाजवादी पार्टी को सचमुच जो असल सेटबैक लगा है ना, वो लगा है सर करहल में और सीसामऊ में। करहल में सारी की 65,000 से जीते थे शायद अखिलेश जी, खुद जब जीते थे। हाँ, ऐसा ही कुछ था शायद। हाँ, और वो लीड घट के मुश्किल से 8-10,000 रह गई है। सीसामऊ में भी मुश्किल से 8,000 से जीते हैं। शीशामा में और 8,000 से जीते हैं, करहल में 14,000 से जीते हैं।
14,000 से जीते हैं, तो 65,000 की जो लीड थी वो 14,000 रह गई। और ये समाजवादी पार्टी सर इसके लिए सचमुच मोहम्मद प्रिपेयर्ड है। रिजवान को 11.5% वोट मिला। तो हो गई जमानत जब्त। हो गई जमानत जब्त। तो, तो ये अब स्थिति सर हो गई बात, मोहम्मद रिजवान की। हाँ अच्छा, उसी तरह फूलपुर में भी इन्होंने एक मुसलमान को टिकट दे रखा था, वो भी हार गया। हालांकि शुरू में उसने थोड़ा सा उसी तरह सर, बल्कि बल्कि एक सीट पे अप्रत्याशित रूप से सपा ने बड़ी अच्छी फाइट दी है, दैट वाज मझवा। मझवा में सुचिस्मिता हाँ, मौर्य और वो मझवा में 4,000 का ही गैप रहा, सिर्फ 4,000 का गैप रहा। अच्छा, वहां जो वो थी अंबेडकर नगर वाली सीट, क्या नाम है उसका, कटहरी। कटहरी में तो फिर भी शुरू में बड़ी अच्छी फाइट चली, बाद में 32,000 की लीड है शायद कटहरी में। हाँ वो तो एक तरफा है बिल्कुल ही। वो तो एक तरफा हो गई। तो सर कुल मिला के दिस वॉज अ सेटबैक टू अखिलेश यादव, और अब उनको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। और दूसरी चीज है कि पूरा का पूरा कार्डर जो है उनका, वो बहुत बुरी तरह हतोत्साहित है। और 68,000 से जीते थे अखिलेश जी। जी, तो 68,000 से जीती हुई सीट जो है वो अगर 14,000 पे आ गई लीड, तो ये तो गंभीर बात है। बड़ी बड़ी खराब स्थिति है। अच्छा, तब जबकि राहुल जी ने वॉकओवर दे रखा था। भाई राहुल जी ने तो बहुत बड़ा एहसान किया ना समाजवादी पार्टी पे। तो सर इस विजय से योगी जी की जो पोजीशन है वो राष्ट्रीय राजनीति में वो और ज्यादा मजबूत हुई है, और ज्यादा उनका रुतबा बढ़ा है, और मतदाताओं में उनके प्रति विश्वास जो है वो बढ़ा है, उनकी स्टारडम बढ़ी है। और अब वो ही इज फिलिंग द गैप। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आरएसएस भी जो है वो उनके प्रति अब से थोड़ा गंभीरता पूर्वक सोचने लगेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जी अभी भी उनके तेवर ढीले नहीं हो रहे हैं। अरे अभी तो उन्होंने कह दिया कि ये हमारे क्रांतिकारी मुख्यमंत्री हैं। सर वो फॉर द कंजम्पशन ऑफ द मीडिया या पब्लिक कुछ भी कह दें, पर अंदर की जो रिपोर्टें हैं, मैं लखनऊ में हूं तो मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, जी हाँ। वो बल्कि उनका जो ब्रजेश पाठक जी हैं उनके तेवर है नरम है, ही इज अच्छा। फॉलोइंग इनटू द लाइन। परंतु इवन मुझे तो ऐसा भी ये लगता है कि इवन मोदी अमित शाह आर फॉलोइंग इन द लाइन। पर अभी केशव मौर्य जी जो है वो थोड़ा सा उनमें अभी कुछ तो कसक केशव बाकी है। मौर्य तो मोदी अमित शाह के बगैर क्या है, कुछ भी नहीं है। सर वो असल में उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य जी खुद को ओबीसी का सबसे बड़ा लीडर मानते हैं, और वो ये जो खुद की है, सीट नहीं जीत पाते हैं। हाँ, जो खुद की सीट नहीं जीत पाते हैं, परंतु वो ये मानते हैं कि वो ओबीसी के सबसे बड़े लीडर हैं। और आज की पूरे देश में राजनीति जो है वो ओबीसी सेंट्रिक हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो उनकी जो उनका जो आग्रह है अपनी खुद की लीडरशिप से कि आई एम नॉट गेटिंग माई ड्यू, तो सब ये तो खैर देखिए, उनका ड्यू क्या है? सीट हारने के बाद भी डिप्टी सीएम बना दिया, तो और क्या ड्यू चाहिए उनको? तो मेरा छोटा सा प्रश्न है, आप उसका उत्तर यदि नहीं वो देना चाहें तो। नहीं वो ये कहते हैं कि उनका ये कहना है कि मुझे तो योगी जी ने हरवा दिया जानबूझ के। कैसे कोई हरवा सकता है? मतलब सिराथू में वो उनका घर है,
उनका गांव है, वो वहां पैदा हुए, जिंदगी वहां गुजारी, और वहां वो जीत नहीं पाए, हार गए, वो भी ये पल्लवी पटेल से। तो इसमें योगी जी क्या कर सकते हैं? नहीं सर, बात तो बड़ी जायज है, पर भाई अब उनको भी तो आखिर अपने कैडर को खुश करने के लिए और अपने हाईकमांड को खुश करने के लिए कोई ना कोई तर्क देना ही है। पर सर कुल मिला के आज की तारीख में अखिलेश, अच्छा, कल आपने अखिलेश जी का वो फेसबुक अकाउंट देखा? मैं फेसबुक ज्यादा देखता नहीं हूँ, आप बताइए क्या हुआ? सर फेसबुक पे उन्होंने बधाइयां देनी शुरू की। हाँ, मैंने ये सुना जरूर था कि उन्होंने अपने महाराष्ट्र वालों को तो बधाई दी और उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, महाराष्ट्र वालों को बधाइयां देनी शुरू की, इवन तृणमूल कांग्रेस को दे डाली, अरविंद केजरीवाल को दी कि साहब पंजाब में तो आपने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, और यूपी वालों को कुछ नहीं कहा, पर अपने अच्छा। खुद के समाजवादी पार्टी के अच्छा, वहां मुंबई में अपनी पार्टी को बहुत जब बुरी बुरी प्रशंसा की है, बधाइयां दी है, 2 सीट जीते हैं। तो कुल मिला के सर बड़ा जो काडर है समाजवादी पार्टी का, और जो कार्यकर्ता वोटर भी, स्पेशली यादव बिरादरी में कल बड़ी मायूसी देखी गई है। और क्या बात कर रहे हैं साहब, यादव तो महाराष्ट्र में सेलिब्रेट कर रहा है। सर महाराष्ट्र में कर रहा है, यूपी में नहीं कर रहा सर। हरियाणा में भी यूपी में, सेलिब्रेट किया था उसने। हाँ सर, यूपी में तो वो ये सरेआम अभी भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो लोकतंत्र की नहीं, तंत्र की जीत है, और जो है तंत्र जीता है, और ईवीएम फिर से हैक हुई है, और सिर्फ मलाई मलाई ये खुद खा लेते हैं ईवीएम। जो बड़े स्टेट है वो ईवीएम से हैक कर लेते हैं, और अनिल छोटे यादव। मोटे वो एक इनका अनिल यादव है ना, मीडिया वाला, वो हाँ, ये कि साहब ये मलाई वलाई खा लेते हैं और छोटा मोटा छोड़ देते हैं, जिससे नहीं, वो इल्जाम ना लगे। ये तो कल पवन खेड़ा ने और उसने जयराम रमेश ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये झारखंड सिर्फ इसलिए इन्होंने हमें दे दिया कि महाराष्ट्र का इल्जाम जो है न लगे। अच्छा। अच्छा सर, एक बार मैंने पहले भी एक वीडियो किया था आज। अच्छा, इनका जो तंत्र है, इनका जो मीडिया है, वो हर बार 2 बातें ये पॉइंट आउट करता है ईवीएम के लिए, कि पहले कि ईवीएम का वोट क्यों बढ़ जाता है। तो आपने ही बताया था, और वैसे भी मैंने पढ़ा था कि वो फॉर्म 17 होता है, जब वोटिंग खत्म हो जाती है तो जो एजेंट्स होते हैं, पोलिंग एजेंट्स, उनको एक फॉर्म साइन करके दिया जाता है प्रिसाइडिंग अफसर द्वारा कि आपके बूथ पे इस मशीन में इतने वोट पड़े, टोटल वोट ये है। ये होता है ना सर, बिल्कुल। फॉर्म 17C बोलते हैं उसको। हम्म। तो वो तो हर बूथ पे, हर मशीन का फॉर्म 17C होता है। मैं आपको, मेरे ख्याल से मैंने पहले भी बताया था जी। कि ये जो ईवीएम वाला जो रोना धोना है, वो टॉप लीडरशिप ही करती है, नीचे वाला कोई कभी नहीं करता। यस यस, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये आपने सर, ये मैं आपको बताऊं, मैंने हरियाणा में पूछा, तो मेरे हरियाणा में तो सब बड़े दोस्ताना संबंध है ना पब्लिक से। तो मैंने पूछा, कह रहा, मैंने क्या होया? बोला हार गए। बोला ईवीएम हैक हो गई। तो सबने बोला अरे कुछ ना होया, कोई ईवीएम आवीएम हैक ना हुई, हार गए, पब्लिक ने हरा दिए। आप ये देखिए, मेरे ख्याल से इसका हमारी चर्चा हो चुकी है, एक बार फिर से दर्शकों के लिए मैं उसको याद दिला देता हूँ कि ईवीएम जो है उसकी इतनी स्टेजेस हैं चेक्स हाँ। की, कि उसमें गड़बड़ हो ही नहीं सकती। 2 बार तो उसका मॉक पोल होता है। देखिए, पहले तो जो ईवीएम्स आती हैं, किसी भी स्टेट में आती हैं तो वो रैंडमाइज होके आती हैं। मतलब अगर 2 जगहों पे चुनाव हैं और ईवीएम्स अलॉट होनी है, तो कैसे अलॉट होगी? उसका भी कंप्यूटर से रैंडमाइजेशन होता है। जी। अच्छा, फिर एक स्टेट में आके फिर किस जिले में जाएंगी, वो उसका फिर रैंडमाइजेशन होता है। जिले में आके किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगी, उसका फिर रैंडमाइजेशन होता है।
उसके बाद वो किस बूथ को अलॉट होंगी उसका फिर रैंडमाइजेशन होता है। ये सब जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के उपस्थिति में होता है, सामने होता है। और अधिकतर जो है उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अनुपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि होना जाना नहीं, काहे को टाइम वेस्ट करो पूरी सूचना के उपरांत भी। अच्छा, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है कि जब फाइनल हो जाती है लिस्ट, लिस्ट फाइनल होने का मतलब है जब विड्रॉल होके जो फाइनल पब्लिकेशन हो जाता है कॉन्टेस्टेंट का, तो उसके बाद फिर ईवीएम को प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा, ईवीएम के बटन को ये नहीं पता है कि उसके सामने किसका नाम लिखा जाएगा, किसका नंबर आएगा। वो जब प्रिपरेशन होता है ईवीएम का तो वो लगाए जाते हैं, फिर उनके में मॉक पोल किया जाता है। मॉक पोल करके सारी ईवीएम्स को चेक किया जाता है। उस समय भी नोटिस देके सारे जितने भी एजेंट्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है कि भाई प्रिपरेशन हो रहा है, आ जाओ यहाँ पे मॉक पोलिंग होगी, सारी ईवीएम्स आप चेक कर सकते हो। उसमें भी कोई नहीं आता, उसमें भी एब्सेंट रहते हैं और ऊपर वाले नेता जो है वो हंगामा मचाते रहते हैं। उसके बाद फिर मॉक पोल होता है साहब, जिस दिन चुनाव होता है 7 बजे से चुनाव होता है, 6 बजे सारे एजेंट्स को, पोलिंग एजेंट्स को आना होता है और उसमें उनके भी कोई नहीं सामने आता। फिर मॉक पोल होता है। उसमें भी साहब जो है वो बड़ी मुश्किल से पोलिंग एजेंट टाइम पे आते हैं। कई बार उस चक्कर में पोलिंग का स्टार्ट डिले हो जाता है। ये तो सब हमारी आंखों देखी बातें हैं। फिर एक और, उसके बाद एक और स्टेज है, एक कंप्लेंट की स्टेज होती है कि साहब आपको यदि कोई कंप्लेंट हो तो आप कर दीजिए। तो पोलिंग के बाद वो होती है, तो सबको बुलाया जाता है। तो भाई मैं तो 2014 की आपको बताता हूँ किस्सा। आनंदपुर साहिब में जी। ऑब्जर्वर था मैं। तो हेडक्वार्टर उसका रोपड़, जिसको रूपनगर कहते हैं, तो वहाँ पे बुलाई गई मीटिंग। एज ऑब्जर्वर मैं था वहाँ पे। और जो वो उसका जो हॉल था, बड़ा कॉलेज था, उसका हॉल था और हॉल का ऑडिटोरियम था। तो ऑडिटोरियम में ऊपर सब हम लोग सब बैठे हुए थे, करीब नहीं होंगे तो अधिकारी और सब मिला मिलू के तो 20-25 लोग तो ऊपर थे। सामने कोई 50-60 कुर्सियां रखी हुई थी, उस पे एक आदमी बैठा हुआ था। केवल एक आदमी। वहां से आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही थी, उसका रिप्रेजेंटेटिव एक बंदा बैठा हुआ था। और कहा यार इसके फोटो वोटो जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो कई सारे जो कर्मचारी थे उनको कहा तुम लोग जाके बैठो जाके पीछे, अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसकी फोटो मैंने शेयर की थी कि भैया ये है स्थिति। ईवीएम पर लोगों को इतना भरोसा है कि वो कोई कंप्लेंट करने भी नहीं आता बुलाने के बाद भी। तो इतनी स्टेजेस से गुजरने के बाद भी यदि आपको आपत्ति है तो या तो आप महामूर्ख हैं और या आप महाधूर्त हैं। ये दो ही हो सकता है। तो अब ये कांग्रेस वाले तय कर लें कि वो महामूर्ख हैं या कि महाधूर्त हैं। सर, पर एक चीज मैंने अभी हरियाणा वाले में जो पैटर्न देखा, अच्छा ये जो भी हल्ला गुल्ला मचाते हैं ना, ये सिर्फ उतना ही शोर मचाते हैं बस 10 एक दिन तक, हल्का फुल्का। वो ये भी नहीं चाहते कि इलेक्टोरेट के मन में सचमुच ईवीएम के प्रति अविश्वास हो जाए और वो वोट देने ही ना जाए उस उनके वो समर्थक। तो ये सिर्फ उतना सा शोर मचाते हैं कि बस थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट दूर हो जाए। और सर देखिए, कार्यकर्ताओं को भी सब पता है, इनको भी सब पता है, वोटर को भी सब पता है। अलबत्ता सर ये जो मीडिया है ना, इसकी दुकानदारी 10 दिन ईवीएम के आरआर की वजह से बढ़िया चल जाती है। अब और थोड़ा सा महाराष्ट्र की भी बात कर लें। सब जी महाराष्ट्र जी। तो कमाल ही हो गया, इतना बड़ा परिवर्तन सिर्फ 5-6 महीने में। हाँ सर, लोग देखिए, वहां पे किसी भी व्यक्ति को एनालिसिस करने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी वो ये आ रही थी कि भैया लोकसभा में अभी इतना बड़ा सेटबैक लगा है, तो वहां से उठ के और
क्लियर मेजॉरिटी ले लेना एक हारी हुई पार्टी के लिए वो बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, और हमारे जैसे लोगों के लिए भी बड़ा था कि भैया सोच समझ के बोलो, 23 तारीख को पब्लिक को जवाब भी देना है। इसलिए हम लोग, हालांकि उधर जो अंडर करंट थी ना, वो भाव वाली बात सही है, वो बहुत स्ट्रांग था, परंतु थोड़ी क्रेडिबिलिटी इशू हमारे सामने भी तो आ जाता है ना। और 24 के चुनाव में हम लोग भी तो दूध के जले हुए थे, तो छाछ को थोड़ा फूक फूक के पी रहे थे, पर सर इट वॉज ऑल रिटन ऑन द वॉल। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार मेरा बेटा मेरे साथ था, नन्हे पहलवान, तो उसने तो जोश जोश में ना एक बार बोल दिया एक वीडियो में कि जी मैं बोल रहा था, मैंने बोला जी 160 प्लस माइनस 10 सीट आएगी महायुति की, तो वो पीछे से बोल पड़ा 180 से लेके 200 आएंगी। अरे मैंने कहा ये पहलवान है, जोश में रहता है, ये जिसने जोश जोश में 180 से 200 बोल दिया। अभी पर 4 दिन पहले उसने बोल दिया अरे 225 आएंगी, फिर एक वीडियो में बोल दिया। तो अरे मैंने कहा पहलवान तू इतना जोश में मत आया कर यार। सर वो वो बोला देखो 230 आ गई। सर इनफैक्ट ये जो लोग कह रहे हैं ना कि नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग, सर हमें ये पता था, पर वो भाव की जो बात है ना सर, कि जो 66.05% वोट आया सर फाइनली, जो टोटल पोल सर, वो जो लगभग 5% की जो पोलिंग में जो इजाफा हुआ है ना, तो भाव ने कहा था कि इट इज, अगर ऐसा हुआ, क्योंकि जब आपको याद होगा जब भाव से हम बात कर रहे थे 20 तारीख की शाम को की बात है ये, तो भाव ने कहा था कि अगर वाकई उस वक्त 64 की बात चल रही थी, तो भाव ने कहा था कि 64% अगर पोलिंग हुआ है, 65%, तो इट विल बी अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। और सर मैं इसका पूरा श्रेय देता हूं मुसलमान वोटर को। धन्यवाद। मुसलमान और हाजी नुमान मुस्लिम लीडरशिप को, कि वो इतनी आक्रामक होके उन्होंने चुनाव प्रचार किया, उनका जो व्यवहार था वो इतना आक्रामक था, इतना वोकल था, और जितना वोकल होके वो उद्धव भाऊ ठाकरे का समर्थन कर रहे थे, और मौलानाओं का वो 17 मांगों वाला मांग पत्र, और उस मांग पत्र के सामने शरद पवार, नाना पटोले और उद्धव भाऊ ठाकरे का एकदम सरेंडर कर जाना, हाँ जी मंजूर है जी, मंजूर है जी, मंजूर है। उसके बाद वो नोमानी का जो बयानबाजी थी, और स्वरा भास्कर जी का हिजाब पहनकर, स्वरा भास्कर जी का, सर स्वरा भास्कर जी का हिजाब पहनकर आना, और उसका व्यापक प्रचार, उसकी फोटो का सोशल मीडिया पे सर वो इतनी भयंकर वायरल हुई है ना वो फोटो, और 4 दिन तक फुल हंगामा रहा स्वरा भास्कर जी का। सर आप सोच के देखिए कि जब सोशल मीडिया नहीं था तो पॉलिटिकल पार्टीज को अपना प्रचार करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। हमारे यहाँ वराह अवतार होता है, ये वराही अवतार हो गया। हाँ बिल्कुल। और मजा सर, उनकी एक स्पीच भी वायरल हुई थी, आपने शायद सुनी होगी, जिसमें वो अपने हस्बैंड के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं, और सामने बहुत सारे भाईजान्स बैठे हुए हैं, और वो बोल रही थी कि हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ वसल्लम, और हमारे नबी की शान में जो ऐसे बोलेगा, और मतलब वो मतलब एक सच्चा मोमेन बन के, मुसलमान बन के, और उसी रूप में। तो सर एक बात बताइए ना, हिंदू जनमानस को आप क्या मैसेज दे रही हैं? आप अपनी सीट तो चलो मान लिया जिता लेंगी अपने हस्बैंड को, उनकी पार्टी को यह सोचना चाहिए था कि तुम एक सीट जिताने के लिए 287 अन्य सीटों के हिंदुओं को
क्या मैसेज दे रही हो कि हिंदुओं के ब्राह्मण परिवार की एक लड़की जब लव जिहाद में फंस जाती है तो वो किस तरीके से अपने ही धर्म, अपनी ही कौम, अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ी होके किस रूप में, कितनी आक्रामक होकर विरोधी सेना में शामिल होके, है ना, वो तो एक तरह से शी वॉज फाइटिंग अ वॉर, शी वॉज अ वॉरियर एट दैट टाइम। सर ये मुझे लगता है कि महाविकास अघाड़ी के रणनीतिकारों को, हालांकि मजे की बात वो प्रचार कर रही थी महायुति के लिए, नहीं शरद पवार की कैंडिडेट था ना वो, या वो शरद पवार, हाँ महाविकास अघाड़ी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा वो शायद अजीत पवार ने उसको टिकट दिया था, नहीं शरद पवार ने टिकट दिया था। Earlier that gentleman was asking a ticket from समाजवादी पार्टी, तो शायद वहां से टिकट उसको नहीं मिला, तो फिर शरद पवार से वो टिकट ले आया। तो सर जितना आक्रामक होके मुसलमानों ने उद्धव भाव का समर्थन किया, उतनी ही तीव्र प्रतिक्रिया हिंदू एकीकरण की हुई। और सर ये जो हिंदुओं का जो संगठन, वो एक रहोगे सेफ रहोगे ना सर, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। तो आप विकास के चाहे जितनी बातें कर लीजिए सर, इस चुनाव में सिर्फ एक फैक्टर ने काम किया है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आप अब योगी आदित्यनाथ की क्या भूमिका देखते हैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में? सर पहले तो मैं एक बात ये मानता हूं कि योगी जी ने जो ये नारा दिया है जी, ये उनके सिर्फ अपने दिमाग की उपज नहीं है, या उन्होंने ऐसे ही किसी जनसभा में नहीं बोल दिया है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी, एक बड़ी प्लानिंग के तहत बाकायदा प्लान करके इसके ऊपर बाकायदा ब्रेनस्टॉर्मिंग, मेरा ऐसा मानना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई होगी और बड़े रणनीतिकारों ने योगी जी के मुंह से ये बात कहलवाई है। ये इट वॉज ऑल प्लैंड, और यह हो सकता है कि नागपुर में या कहीं और दिल्ली में मुख्यालय में कहीं से ये प्लान करके हरियाणा के उस उप सभा में ये बुलवाया गया और योगी के मुंह से ही बुलवाया गया। अच्छा, और कोई अगर बोल भी देता ना सर, इस नारे की शुरुआत अगर किसी अन्य, इवन मुझे तो लगता है मोदी जी ने भी अगर की होती, तो ये इतना प्रभावी नहीं होता जितना अब हुआ। तो योगी जी को आगे किया गया नंबर 1। उसके बाद उन्होंने तो कहा था एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो एक रहोगे सेफ रहोगे ना, वो दैट वाज और रिफाइन किया गया उस नारे को मोदी जी द्वारा। तो सर ये इत्तेफाक नहीं है, मुझे लगता है कि बीजेपी की लीडरशिप और रणनीतिकारों ने अब ये मन बना लिया है। पता है क्यों सर? मुझे लगता है कि वो पब्लिक के मूड को भांप लिया। आपको मैं याद दिलाऊं सर, 2012 में पूरी की पूरी भाजपा की जो बड़ी एक लॉबी थी, अडवाणी जी समेत सुषमा स्वराज एंड एवरीबडी एल्स, दे वर ऑल अगेंस्ट मोदी। पर जन आकांक्षा इतनी प्रबल थी कि उस जन आकांक्षा पर जेटली जी ने और राजनाथ ने भांपा, संघ ने भांपा, और अल्टीमेटली दे हैड टू सरेंडर अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। सर मुझे ठीक 2012 वाली स्थिति योगी जी के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन रहा हूं एल के आडवाणी साहब का, और हाँ, पहला काम तो उन्होंने ही शुरू किया था। हाँ जी, आज भाजपा अगर कुछ है तो वो आडवाणी जी की वजह से है।
2 सीट से उसको यहां तक पहुंचाने वाले, और आज की जितनी भी लीडरशिप आपको दिखाई देती है वो उस सब के जनक, पितामह, ये सब उनके मानस पुत्र हैं। आज भाजपा अगर है तो अडवाणी जी की वजह से है, परंतु जब अडवाणी जी ने मोदी जी का विरोध करना शुरू किया, या यूं कहे कि उनकी पीएम फेस के रूप में जब उनको समर्थन नहीं दिया उन्होंने, आई थिंक गोवा कार्यकारिणी की बात है ये, तो सर मैंने एक पोस्ट लिखी थी कि अडवाणी जी आपने दिल तोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है कि हम आपको प्यार नहीं करते, हम भाजपा समर्थक, पर आज समय की मांग ये है कि मोदी ही चाहिए देश को। सर वही, ठीक वही हालात 2012 वाले आज 2024 में पैदा हो चुके हैं। हालांकि अभी भी हमारे पास 4-4.5 साल का समय है। हो सकता है मोदी जी एक कार्यकाल और ले तो भाजपा समर्थक एक कार्यकाल उनको और देने को तैयार है, क्योंकि वी आर नॉट इन हरी, क्योंकि योगी जी के पास एम्पल टाइम है। परंतु जब कभी भी मोदी जी रिटायर होंगे तो ये देश योगी जी को प्रधानमंत्री मान चुका है। अगला मोदी जी के बाद जब कभी वो रिटायर, ईश्वर करे वो शतायु हो और अभी 5 टर्म और वो प्रधानमंत्री रहे, भाजपा का हर कार्यकर्ता, हर समर्थक, हर वोटर मोदी जी का अंत तक समर्थक रहेगा। पर जब कभी वो रिटायर होंगे, और सर एक बात बताऊं आपको, हम लोग नासिक जा रहे थे धुलिया से, तो रास्ते में एक गांव में हम चले गए, करीब गांव था मेन रोड से 5 किलोमीटर अंदर, तो एक वहां हमें कांग्रेस समर्थक मिल गया। तो उसने अपना, किसान था वो, उसका प्याज का, वो अपने शेड में ले गया, प्याज सुखा रखी थी, सब कुछ वीडियो बनाई सर मैंने, वो वीडियो मेरे वीडियो पे है। अच्छा। उसने बोला कि यहाँ पे, हमने बोला किसका सरकार क्या है, बोला कांग्रेस का। बोला, मैंने कहा फिर अगला पंत प्रधान कहता है योगी जी। मैंने कहा पर आप तो कांग्रेस समर्थक हैं। बोले नहीं वो अलग बात है, पर अगला पंत प्रधान योगी जी। ये सेंटिमेंट तो महाराष्ट्र में देखा मैंने योगी जी के लिए। सर योगी एक बहुत बड़ा फिगर बन चुके हैं। आज की तारीख में बीजेपी में नंबर 2 कौन है ये पूछने की जरूरत नहीं है पब्लिक से। नेता क्या सोचते हैं, संघ क्या सोचता है, संघ का बड़ा कैडर क्या सोचता है, इससे हमें मतलब नहीं है। आम पब्लिक क्या सोचती है। और फिर हमने, आपने तो बहुत सारे ओपिनियन पोल्स किए हैं यूट्यूब पे, तो उस पे तो जो रिजल्ट्स आते हैं वो तो आश्चर्यजनक होते हैं। मोर देन 80% पीपल प्रेफर। हाँ, वो तो रिजल्ट आया ही था ना, तो आपको पता ही है। हाँ। और चुनाव दर चुनाव मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो ये भी बात सही है आपकी, क्योंकि ये बिल्कुल ये करेक्ट आकलन है आपका। तो अभी 2029 में है, लेकिन ये जो ऊपर से जो प्रयास होते रहते हैं कि योगी जी की जो है वो, उनको साइज जो है वो छोटा करके रखो, इसका तो इम्पैक्ट उल्टा ही पड़ता है ना, वोटर नाराज होता है। वैसे कल जो स्पीच दी है मोदी ने, उस स्पीच की यदि बात करें तो उसमें तो कुछ अच्छी लगने वाली बातें कही हैं कि अब इसका मतलब ये है कि भाई जो हिंदू जनमानस जो चाह रहा है, उनका वोटर जो चाह रहा है, वो शायद संभवतः ऊपर तक पहुंचने लगा है, अभी तक नहीं पहुंच रहा था। पहुंचता होता तो ये वक्फ बिल वाली बात जो है वो पहले कर रहे थे, वो पहले कर लेते तो माहौल बिल्कुल उलट जाता। जो आज इन्होंने कहा कि साहब की वक्फ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, इसका मतलब संकेत साफ साफ दिया कि हम हटाएंगे इसको। यही बात उस समय कर देते तो उस समय तो केवल ये था कि साहब की अब की बार 400 पार। नहीं सर, यूपी में भी ये इस उपचुनाव के बाद जो जो थोड़ा सा उत्साह ठंडा था भाजपा समर्थकों का, उसमें बड़ा जबरदस्त उछाल आया है कल से। और कल का रिजल्ट वाकई
योगी जी के लिए बड़ा उत्साहवर्धक रहा होगा। और अब देखते हैं। एक बात ये कही जा रही है कि ये पूरे भारत में इसका रिएक्शन है, जो तांडव राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने फैजाबाद का चुनाव जीतने के बाद किया था, और वो जो है वो अवधेश कुमार को अयोध्या का राजा बना के जो चारों तरफ फैलाया था, उससे जो है वो हिंदू जनमानस में एक पश्चाताप की भावना आई, और वो लगातार दिख रहा है। बिल्कुल। इसको इन्होंने झारखंड में ठीक से नहीं बनाया, क्योंकि झारखंड का जो इलेक्शन था वो सेंट्रल मैनेज्ड था, महाराष्ट्र का जो इलेक्शन था वो लोकल मैनेज था। अब इनको संभवतः ये अपनी स्ट्रेटजी में ये बदलाव करने पड़ेंगे कि ये जो सेंट्रल मैनेज्ड जो इनकी स्टाइल चल रही है बहुत दिनों से, वो परिवर्तित करें, और जिस प्रकार से पहले कार्यकर्ताओं के भरोसे किया करते थे, ठीक है आपका ब्रांड है, उसको ओवर एक्सपोज मत कीजिए। जी इस नहीं, बार आपने एक चीज देखी कि मोदी ने खुद को महाराष्ट्र में ओवर एक्सपोज बिल्कुल नहीं किया। हाँ, नहीं किया, लेकिन जितनी सभाएं महाराष्ट्र में की उतनी झारखंड में कर डाली, क्योंकि झारखंड में उसके 1/4 हैं आपके सीटें। जी तो दूसरा ये भी है कि एक बात और इनको सोचनी चाहिए कि मुझे लगता है कि जैसे यदि बंगाल का चुनाव जीतना है आगे चल के, तो आपको लीडर डिक्लेयर करना पड़ेगा। पिछली बार उन्होंने बहिर्गतो करके कि साहब ये बाहर वाले आके हमारे यहाँ कब्जा कर लेंगे, और पूरा माहौल बदल दिया था। इस बार अगर बंगाल जैसे क्षेत्र में आप अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करेंगे तो फिर मात खाएंगे। और सर इस बार मुझे, अब मैं, हालांकि मैंने झारखंड गया नहीं था, इसलिए मैंने सुनी सुनाई बातें कर रहा हूं, पर झारखंड में उन्होंने कुछ अस्मिता का प्रश्न बनाया, और सोरेन जी की जो वाइफ हैं, हेमंत सोरेन की वाइफ, उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रचार किया, और एक तो विक्टिम कार्ड प्ले किया, मेरे पति को जेल, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में, हाय जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया आपके बेटे को। और कुछ उनका, लोग ये भी बता रहे थे कि उनका कनेक्ट जो है गांव की महिलाओं से बहुत जबरदस्त है, मिसेस सोरेन का। क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया हूं। तो और वो जो दाढ़ी कल्पना बढ़ा ली, सोरेन। हाँ जी, कल्पना सोरेन। और जो उन्होंने, सोरेन साहब ने जो दाढ़ी बढ़ा ली, एकदम अपने पिता की तरह दिखने लग गए। और जो वो आदिवासी अस्मिता का प्रश्न जो बनाया ना, और बहुत सारे फैक्टर्स थे, पर यह सही बात है कि भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप झारखंड के चुनाव को मैनेज नहीं कर पाई। उनको अपनी लोकल लीडरशिप के भरोसे ही उसको छोड़ देना चाहिए था कि वो तुम मैनेज करो, हमसे जो सपोर्ट चाहिए वो लेते रहो। हाँ, ये ओवर सेंट्रलाइजेशन जो है ये अच्छा। दूसरी चीज, एक नई पार्टी वहां पे आई जो करीब 8% वोट लेके गई, जी और उसको ये मैनेज नहीं कर पाए। जैसे पिछली बार चुनाव में इन्होंने सारे अपने जो पत्ते थे वो रघुवर दास के हाथ में छोड़ दिए, जो कि बहुत ही अनपॉपुलर व्यक्ति था। तो रघुवर दास के कहने से सारे काम होते रहे, और इस बार उल्टा कर दिया। उसको इतना ज़्यादा ओवर सेंट्रलाइज कर दिया कि लोकल लोगों की कोई पूछ ही नहीं हुई। नहीं तो वो बता देते हैं कि भाई इस बंदे को संभाल लो। ये जो नई पार्टी आई है वहाँ पे, JLKM, झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा करके, जी जी उसने इनको बहुत डैमेज किया। इनका जो कुर्मी वोट था वो भाजपा का वोट होता है, तो वो जी माना जाता था कि जो AJSU है उसके पास है। तो AJSU के जो महतो थे वो ये जयराम महतो से पीछे रह गए। AJSU केवल 3% वोट लाई, उसके पास 8% वोट था पिछली बार, और 8% वोट ये ले गए। अब ये चीज़ें तो जो लोकल ग्राउंड पे है वही बताएगा ना। तो आप ये जी देखिए कि प्रदीप प्रदीप गुप्ता ने अपनी एनालिसिस में ये बता दिया था। प्रदीप गुप्ता का एक बार कह सकते हैं कि उनका पुनर्जन्म हो गया है, जी तो फिर उन्होंने झारखंड सही पकड़ लिया, ज़्यादातर लोग नहीं पकड़ पा रहे थे। जी
तो अब 2027 और 2029 के बारे में आप अब क्या सोचते हैं? तो 2027 में देखिए, सच पूछिए तो 2024 पूरी तरह एक फ्लूक था, और फ्लूक भी नहीं था। मैं दबी जुबान में पहले दिन से ये कहता आया हूं कि कुछ लोगों ने जानबूझकर बीजेपी को, अपने ही लोगों ने और अपने ही बड़े जिम्मेवार लोगों ने जानबूझ के 240 तक समेट दिया, और लगभग 50, 60 या 100 सीटें थाली में परोस के दे दी गई। अदरवाइज इतनी दुर्गति जो 240 सीटों की पे आके हुई थी वो होती नहीं। और अब तो आप लखनऊ में आके या यूपी में आके बात करें तो लोग अब तो, चूंकि थोड़ी 6 महीने पुरानी हो गई बात, तो स्वीकार भी कर लेते हैं, बोले हाँ ऐसा हुआ था। तो सर 2027 में मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आज तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी उत्तर प्रदेश में। अच्छा। हाँ जी, ये मैं आज आज से आप मेरी बात नोट कर लीजिए कि आज तक जैसे जैसे हरियाणा में हुई ना 48 सीट्स, 2014 में भी 47 थी, आज तक की उत्तर प्रदेश में भाजपा की 2027 में आज तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी, बशर्ते कि योगी जी को इतना ही फ्री हैंड दिया जाए, उनको निर्द्वंद होकर काम कर, जितना इस बार इस उपचुनाव में दिया गया। इस उपचुनाव में योगी जी ने एकदम खुल के काम किया और योगी जी ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। अगर इसी रॉ में काम करेंगे योगी जी तो 2027 विल बी द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ बीजेपी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और अब तो थोड़ा सा जो वैश्विक समस्याएं आ रही थी वो भी नहीं आएंगी, क्योंकि अब तो अमेरिका में भी सरकार बदल गई है। उन्होंने भी बहुत हैरान किया था पिछली बार, तो आपने देखा था कि कैसे हम लोगों के यूट्यूब वगैरह पे और सोशल मीडिया पे सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा के, और पूरी तरह से जो पक्ष था इनका इंडी अलायंस वाला, उसको समर्थन किया गया था बाहर के जितने भी माध्यम थे उनके द्वारा। और सिमिलरली मैं ये मानता हूं कि सर 2029 भी बीजेपी रिपीट करेगी, और वही 2029 में वाकई 350 सीट आएगी। जी, तो आइए फिर इसी बिंदु पर अब चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामदास जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री